नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज में पवन कुमार। आज हम पहुंचे हुए हैं नीमराना तहसील के छोटे से गांव कानावास माजरा में पहुंचे हुए हैं। आज हम यहाँ की एक खबर आपको बता रहे हैं। जो व्यक्ति मेरे साथ आप देख रहे हो, ये व्यक्ति हर दिन लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो पारिवारिक केसों में उलझे हुए हैं। उनकी जो पत्नी है वो उनके ऊपर झूठे केस है उनमें उनको फंसा रही है और ऐसे केसों में व्यक्ति आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को ये मोटिवेट कर रहे हैं और उनकी जान बचा रहे हैं। ये भाई साहब हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट के आवाज है होप मैन फॉर मैन जो एनजीओ है उसके जिला अध्यक्ष हैं। अलवर डिस्ट्रिक्ट के और लोगों की आए दिन मदद कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। हम पिछले काफी दिनों से इनको फेसबुक के माध्यम से भी इनको फॉलो कर रहे हैं। फेसबुक पे जो मुद्दे उठाते हैं उनको भी हम देख रहे हैं और आज हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से मामले को उठाते हैं, जिसमें एक कहानी लड़की की कोई कहानी बताते हैं। हम उसके बारे में पूछते हैं कि वो आखिर कहानी है क्या। सर नमस्कार। हाँ, राम राम जी। और भारत न्यूज जो चैनल है टीवी न्यूज का, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आज हमारे पास आए मुझे फॉलो करके फेसबुक के माध्यम से। तो मैं सभी को राम राम फिर से अगेन। और मेरे जितने फौजी भाई हैं उनको मेरा सल्यूट है जो मैं उनकी मदद करता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत पीड़ित है और बॉर्डर पे भी वो अपना ये काम कर रहे हैं और इधर भी वो परेशान है अपनी फैमिली मैटर से। जी। तो भाई साहब, जैसे कि आप ये मामले उठा रहे हो, हम फेसबुक के माध्यम से आपको फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके क्या कुछ मामला है? देखो जी, आजकल क्या है कि अपनी जो गवर्नमेंट ने और अपना जो सुप्रीम कोर्ट ने इतने ऐसे जजमेंट दे दिए, एक तरफा महिला कानून बना दिए, तो उससे क्या होती है कि जितनी लड़कियां हैं ये मिसयूज कर रही है, पूरा दुरुपयोग कर रही है जी। क्योंकि छोटा मोटा घर का घरेलू मामला होता है, छोटा मोटा बातचीत सबके घर में होती है और उसको उठा के वो सीधे केस डाल देती है, झूठे आरोप लगा के। भाई दहेज का डाल दिया, उस पे मारपीट का डाल दिया, कुछ भी जितने भी इनके राइट्स बन रहे हैं लड़कियों के वे सारे डाल देती है। उसके बाद क्या है कि अब फैमिली में बंदे परेशान हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होके वो उनका क्या होता है कि फिर वो सुसाइड करते हैं। कोई सच्चा आदमी है वो तो या तो मरेगा या फिर वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। तो हम उन भाइयों को मोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि वे कानून का ज्ञान नहीं होने के अभाव में वो ये काम करते हैं। ठीक है, या तो लटक जाते हैं, मर जाते हैं, फांसी खा जाते हैं। जी ठीक है। अब हम उन भाइयों को मोटिवेट पहले ही कर रहे हैं कि जैसे उनको घटना कोई भी हुई उनके साथ तो वो हमारे से जुड़ रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि मैं अब मेरा परिचय देता हूँ, हमारी जो एनजीओ है जिसमें मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, वो हमारी आवाज है होप फॉर मैन एनजीओ है, जो मेरे इसके अध्यक्ष हैं मैन जो यूपी से हैं, अनुज तिवारी जी अध्यक्ष है इसके, और महेश सोनी जी इसके उपाध्यक्ष है जी। तो ये सारा मिलके सभी भाइयों ने मेरे से भी जुड़े ही है। तब हमने एक मुद्दा उठाया कि भाई ये भाई जो हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं आत्महत्या कर रहे हैं, वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, लाइव आके भी सुसाइड कर रहे हैं, तो उन भाइयों को हम पहले मोटिवेट करें, ऐसा कुछ अपना बनाया जाए कोई। तो हमने अपना हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने ग्रुप बनाए, उन भाइयों को जोड़ा है हमने जी। तो जोड़ के उन भाइयों को कानूनी ज्ञान भी दिया है, क्योंकि कानूनी ज्ञान के अभाव में ये भाई सुसाइड कर रहे हैं सारे जी। ठीक है, क्योंकि हम किसी चीज का ज्ञान नहीं होता तो हम फिर वो गलत कदम ही उठाते हैं उसके लिए। अब वो ज्ञान होने के बाद तो बंदा फिर अपने समझ जाता है सारी चीजें कि फिर मेरे को भाई कानूनी कार्रवाई कैसे करनी है, मैं फिर क्यों डरूं भाई। ठीक है, तो ये हम काम कर रहे हैं, तो हर भाइयों की हम मदद कर रहे हैं। हमने खुद मतलब ऐसे भाइयों की जान बचाई है, बहुत सारे भाई जो मतलब कि मरने को भी हो गए थे, लटक गए थे फांसी पे जी, उनको भी आपने बचाया? हाँ, उनको भी हमने बचाया। कितने दिन से आप जुड़े हुए हो इससे? ये हमें इसको लगभग 1 साल हो गया मेरे को जुड़े। 1 साल हो गया? हाँ जी, हाँ जी जी। तो जैसे कि हम आपकी जो लगभग वीडियो हर वीडियो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इसमें आप एक लड़की का जिक्र करते हो, वो क्या कुछ कहानी है उसके बारे में बताइए। देखो जी, कोई आदमी ऐसी चीजों से जब ही जुड़ता है जब उसके साथ खुद के साथ एक घटना घटित होती है। ठीक है, तो मैं भी पीड़ित हूँ इस चीज से। अच्छा, आप भी ऐसी घटना से पीड़ित? हाँ जी, हाँ जी। जो मैं आपको सोशल मीडिया पे जो भी बता रहा हूँ, किसी लड़के के थ्रू जो भी बताई है मैंने कहानी, वो सिर्फ मेरी खुद की कहानी है। ठीक है, और उसमें जो लड़की होती है मैं उसका आज आपको सारी डिटेल ही बताता हूँ, नाम भी बताता हूँ, गाँव भी बताऊंगा जी। मेरी एंगेजमेंट हुई थी 24 मार्च 2019 को, गांव पड़तल भोजावास, गांव पड़तल गांव है जो कणीना तहसील में पड़ता है जी। ठीक है, और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अपने हरियाणा में जी। अब उस टाइम मैं लड़की के वहां भी घर पे भी गया था, एंगेजमेंट में भी गया था, तो हमने आपस में बातचीत हुई थी, आपस में दोनों पसंद हो गए थे, हमारी एंगेजमेंट हो गई। 1 साल हमारी एंगेजमेंट रही, लगभग 1 साल। तो मेरी 9 फरवरी 2020 को शादी थी
तो लड़की ने क्या था, हो सकता है उसका प्री प्लान था सारा। 10-11 दिन मेरे घर पे रही है। उसके बाद घर पे जाके लड़की ने स्टोरी बनाई अपनी फैमिली वालों को कि भाई वो लड़का मतलब कि पागल है और मेरे को 10 दिन मारा पीटा, मेरे को पूरी पूरी रात जगाता था और पूरी पूरी रात मेरे को मार पीटता था। ठीक है, वो कहीं सी नशे का आदी है क्या है ऐसा कुछ, मतलब बहुत सारी गलत स्टोरी आप किसी के माइंड में जाएगी घर में कि भी हमारी लड़की की शादी वहां करी है, तो वो तो सोचेंगे भी शादी के 10 दिन बाद ही 10 से 11 दिन टोटल 10 से 11 दिन रही हमारे घर पे जी। 22 फरवरी 2020 को लड़की का भाई का नाम है परवीन उर्फ गुल्लू जी, वो आया था घर पे यहाँ लेने। अच्छे से लड़की को हमने विदा किया, अच्छे से गई। घर जाने के बाद भी हमारे से फोन पे भी बात करी, वीडियो कॉलिंग भी करी जी। नेक्स्ट डे जैसे गई, उसके नेक्स्ट डे मैंने लड़की से उसके आधार कार्ड उसका डॉक्यूमेंट कुछ मांगे, जैसे उसके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट। तो लड़की ने साफ मना कर दिया, भाई हम वहाँ के डॉक्यूमेंट नहीं बनवाएंगे। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं बनवाओगे, मुझे मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है। तो लड़की बोली कि भाई मुझे नहीं बनवाना। और लड़की की मम्मी भी गलत उस टाइम बोली मेरे को कि हम आपको लड़की को नहीं भेजेंगे वहाँ पे, कभी नहीं। ये बोले नहीं भेजेंगे। हाँ, लड़की की मम्मी भी बोली, लड़की ने मना कर दिया। फिर लड़की ने मेरे फोन उठाने बंद कर दिए, मेरे को इग्नोर करना शुरू कर दिया जी। फिर हमने जैसे घर पे बातचीत करी और जो हमारे मीडिएटर थे लड़की के सगा फुफ्फा है जो बिचौलिया था, उससे भी बात करी। तो वो बोला कि जी लड़की को हो सकता है कुछ दिमाग में ऐसा हो गया हो, तो हम आपस में बैठ के समाज में बैठ के सब बातचीत करें, लड़की को भी समझाएंगे। ये हर अक्सर घर में ऐसा होता है कि समाज के थ्रू मीटिंग होती है अपनी, और मीटिंग में समझा भी दिया जाता है भाई किसकी गलती है नहीं है, और समझ भी जाते हैं, परिवार बस भी जाते हैं जी। अभी ये काम किया। तो हमारी 13 मार्च 2020 को मीटिंग हुई लड़की के बड़े ताऊ है उनके घर पे, और उनके रिश्तेदार भी आए थे, हमारे भी गए, और जो भी समाज के थे उनके गांव के बड़े बड़े आदमी, सरपंच लंबड़दार जो भी हरियाणा में, वो सारे थे वहाँ पे। अब वहाँ पे गलती लड़की ही निकली, लड़की ही गलत निकली बातों में। जो भी उसने बताया मेरे को किसी ने गलत नहीं बताया, क्योंकि मैं गलत हूँ तो मैं गलत साबित भी होता। कि उसकी क्या गलती निकाली? उसकी गलती ये थी कि लड़की जो बात बता रही थी कि भाई मेरे को मतलब ऐसे मारा पीटा, बाहर खड़ा रखा, तो ये सारी बातें जैसे मैंने बताई कि मैंने तो इसको पढ़ाई के लिए कहा था कि भाई तुम अपने मोबाइल पे और सोशल मीडिया पे कम रहा करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और दूसरा अपना भाई तेरा मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है तो तेरा डॉक्यूमेंट भेज दे। तो सब ने ये कहा कि ये चीज़ तो गलत नहीं है, सब अपने पढ़ाई के लिए बोलते हैं, और मैं तो उसका हस्बैंड हूँ तो उसकी केयर टेकिंग करना अब तो मेरा फर्ज हो गया था जी। तो सारी चीजें थी ये सब तो मुझे करना था जी। अब उसके बाद लड़की की मीटिंग में मौसी आई थी जिसका नाम तारावती है, जो रोहतक में रहती है जिंद चौक पे जी। एक उसके मामा है कपूर चंद जो चरखी गांव से है जी। दूसरा उसके नाना हरफूल चंद, ये आए थे मीटिंग में। जैसे मीटिंग में हो रही थी, बातचीत हो गई थी, लड़की को समझाने की भी कोशिश कर रहे थे उसके परिवार वाले। तो फिर क्या हुआ, लड़की की मौसी बीच में बोल गई, लड़की का हाथ पकड़ के ले गई कि हम तो इसको अपने घर ही रख लेंगे। लड़की को पंचायत में लड़ाई झगड़ा करके उसको उठा के गाड़ी में बैठा के जबरदस्ती ले गई जी। उसके बाद वहां पे जाने के बाद लड़की के बड़े मामा है जिसका नाम राजू है, उसने पूछा भाई क्या बात हो गई, तुम कैसे ले आए लड़की को, ये तो ससुराल जा रही थी। तो उसने सारा मैटर बताया कि लड़का पागल है, ऐसा है और नशे कर रहा है, नशे का आदी है। तो ये सारी झूठी कहानी थी। तो उसके मामा नेक्स्ट डे 14 मार्च को हमारे घर पे आए, मेरे को देख के गए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक करे, एजुकेशन के भी, जो मैं जहाँ जॉब कर रहा था उसके डॉक्यूमेंट चेक करे। उसको कुछ ऐसा लगा नहीं, मेरे से बातचीत करी कि भाई लड़का कोई पागल नहीं है। अब उसे के मामा ने वहां पे वापस जाने के बाद लड़की को समझाया कि भाई लड़का गलत नहीं है और तू बेवजह परेशान कर रही है हमें भी, और तेरे जो भी दिमाग में है वो हमें बता दे। लेकिन लड़की ने और लड़की की मौसी ने मिलके उसके मामा पे भी कंप्लेंट डाल दी महिला सेल दादरी में कि भाई मेरे मामा ने और उसकी मौसी ने अपने भाई के ऊपर कि भाई ये मेरे कपड़े फाड़ दिए, हमारे साथ छेड़खानी करी। झूठी कंप्लेंट ये है दुरुपयोग, महिलाओं के राइट्स है ना, तो ये दुरुपयोग कर रही है। उसके साथ में मेरी भी डाल दी कि भाई लड़का मतलब मुझे मारा पीटा, दहेज मांगा, गाड़ी मांगता है लड़का, और ऐसे जो भी राम कहानी बना के उल्टी सीधी जो भी स्टोरी बनाई उसने, वो कंप्लेंट उसने वहीं दादरी में अब वहां पे बुलाया उसको, लड़की को बयान लिए, मेरे को भी डेट दी, मैडम का फोन आया। अब उन्होंने मेरी डेट भी चेंज कर दी, वो उनका मैटर है कि वो चेंज करी। महिला सेल जो एसएचओ मैडम ने, आई ऑफिसर ने, उन्होंने मेरे को बताया भाई तुझे इस डेट पे उन्होंने लड़की को पहले बुला लिया। उनका भी ये था कि उनको पता लग गया था, उसके मामा वहां गए, उनकी भी कंप्लेंट थी, तो उन्होंने सारा मैटर बताया, तो उन्होंने वो कंप्लेंट लड़की की यहाँ नारनौल महिला सेल में भेज दी यहाँ, हाँ, जो उसके जो होम लोकेशन पे। अब यहाँ पे हमारी 3 डेट लगी, जिसमें फर्स्ट डेट पे काउंसलिंग में लड़की आई,
तो उसको खूब समझाया, हमने भी कहा कि भाई घर चलो, ऐसा कोई मैटर नहीं है अपना, जी। और जो भी कुछ तेरे दिमाग में हो हम क्लियर कर देंगे। और मैडम ने भी ये कहा कि भाई तू जा इसके घर, हमें तो कोई ऐसा है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करा लिया लड़का का, जो तुम्हारी कंप्लेंट आई थी उसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन पूरा कराया कि लड़का कोई गलत नहीं है किसी भी तरीके से। तो लेकिन लड़की के समझ में नहीं आई। फिर नेक्स्ट डेट लगी तो उस पर लड़की आई नहीं, मैं गया था थाने। फिर तीसरी डेट में लड़की आई तो उसको खूब समझाया, एसएचओ मैडम ने भी, आई ऑफिसर ने भी, लेकिन लड़की के दिमाग में कोई बात नहीं आई। फिर लड़की से पूछा कि भाई तू चाहती क्या है, तो लड़की सीधे बयान में लिख के गई है, लिखित में, जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आरटीआई के थ्रू निकाला हुआ है। तो इसमें लड़की क्या है कि हमारे ऊपर तो खिलाफ तो चलो कंप्लेंट करी, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ भी कंप्लेंट डाली हुई है। ये मिसयूज है लड़की ने, अपने माँ बाप के ऊपर भी, माँ पे तो नहीं डाली, लेकिन भाई पे, खुद के पिताजी पे, उसके ताऊ पे, उसके सगे फुफ्फा पे, सब पे कंप्लेंट डाली हुई है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें डाली हुई है लड़की ने कि मेरे को पैसों में बेच दिया मेरे घर वालों ने, और मेरी जबरदस्ती शादी करी गई है, और उसके बाद मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, इसमें लड़की ने साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई मुझे बेच दिया है, रिश्वत लेकर मेरी शादी कर दी गई, और मेरी मम्मी का भी यही कहना है कि तुझे रिश्वत लेकर शादी करी है। दूसरे, इसमें जो घटना में उसके परिवार वालों के नाम भी शामिल है, ये उस लड़की ने लिखा हुआ है। दूसरा, कार्रवाई के लिए लिखा हुआ है, ये तो हमारे नाम है माजरा गांव से, मैं खुद हूँ, ये मेरे परिवार वालों के नाम है। इधर पड़तल गांव लड़की का गांव है, इसमें लिखा हुआ है परमानंद उसका ताऊजी, किरसन टिंकू उसके ताऊजी का लड़का, परवीन उसका सगा भाई, प्रेमचंद उसके पापा, रतन उसके सगे फूफा जो हमारे बिचौलिया थे, मीडिएटर थे, प्रदीप उसका छोटा भाई। ये इसने सारी कंप्लेंट डाली हुई है हमारे खिलाफ भी, खुद के घर वालों के खिलाफ। ये होता है मिसयूज लड़कियों के राइट्स। देखो अभी जो एक तरफा काम है। फिर उसने खुद के मामा के ऊपर भी लिखा हुआ था चरखी से, और उसका नाम लिख के उसने काट दिया। देखो इसमें काटा हुआ अभी लड़की ने, चरखी गांव से उसके मामा के बड़े मामा जो उसको समझा रहे थे उसके खिलाफ भी नाम लिख के उसको काट दिया। ये क्यों काटा ये पता नहीं उसको, क्यों काटा है उसने। जैसे कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि लड़की को बेच दिया, बेच के शादी की, फिर आगे क्या कुछ कार्रवाई इसकी? उसके बाद क्या था, जैसे कंप्लेंट डाली तो मैंने क्या सेक्शन 9 का केस डाला, जो हमारा एक ही राइट्स बनता है कि भाई हम लाने के लिए एक भाई सेक्शन 9 ही बनता है जी, कि भाई कोई लड़की अपने पीआर में बैठी हुई है बेवजह, तो उसको एक सेक्शन 9 का केस डलता है कि ये जो अपना हिंदू अधिनियम जो एक्ट धारा है उसके थ्रू। तो ये डाला मैंने मेरे भैरोड कोर्ट में, जो फैमिली कोर्ट है, तो उसमें डाला। तो उसके बाद लड़की के पास सम्मन गए कि भाई आओ कोर्ट में जवाब दो, तो लड़की ने वैसे जवाब दे दिया, और कभी आज तक कोर्ट नहीं आई है, कोर्ट नहीं गई अभी तक कोर्ट नहीं आई है। वैसे वकीलों को पैसा दे देती है और वो वकील जवाब दे के चले जाते हैं, नेक्स्ट तारीख लेके कोर्ट की वो चले जाते हैं। लेकिन अभी मेरी जज से बात हुई थी लास्ट टाइम, जो लॉकडाउन से पहले हमारी तारीख लगी थी, तो जज ने बोला था इस बार हम लड़की को बुलाएंगे किसी भी तरीके से, और सम्मन भेजेंगे, या फिर हमें हो सकता है भाई कस्टडी लगाएं उसकी, पुलिस के थ्रू बुलाएं, कैसे भी। अब उसने क्या किया, ये सारे जैसे हमने सेक्शन 9 डाला, तो उसके बाद भी वो थाने गई, कणीना थाना जी, कणीना थाना गई। तो उससे पहले की घटना बताता हूँ कि जब इसके परिवार वालों के साथ जो हम मीटिंग में जाते रहे, समझाया, अभी मेरे परिवार वाले लॉकडाउन में भी गए गवर्नमेंट से परमिशन ले लेके घर पे कि भाई लड़की को लाओ, लेकिन लड़की कभी सामने नहीं आई, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ रहती थी। ये नाम लेते थे मामा के घर पे, कभी बताते थे मौसी के घर रोहतक रह रही, लेकिन वहाँ पता करते तो वहाँ भी नहीं मिलती, और ना मामा के घर पे एक बार भी सामने नहीं, कभी नहीं सामने आई। उस मीटिंग के बाद बस थाने में जरूर आई थी 2 बार, वो भी उसने खुद की कंप्लेंट डाली हुई थी इसलिए आई जी, भाई हम कोई कंप्लेंट डालते तो आना भी पड़ेगा। अब उसके बाद इसके घर वालों, जैसे इसके ताऊ जी है, इसके रिश्तेदार, इन्होंने इसके पापा को समझाया भाई लड़की को ढूंढो किसी तरीके से। तो लड़की के फादर ने उसकी एक कंप्लेंट डाली हुई कणीना थाने में, उसकी कॉपी में दिखाता हूँ आपको। क्या कंप्लेंट है? ये आपको इसकी कंप्लेंट ये डाली हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई मेरी जो उसके पापा के जो साला है कपूरचंद, साड़ी तारावती, उसका ससुर हरफूल चंद, उसको जबरदस्ती गांव से उठा के ले गए, और ना तो बताते कहाँ रहती है, हम गए तो हमारे साथ भी नहीं भेजा। और दूसरा लिखा हुआ है कि भाई मेरा जो दामाद है, लड़की का हस्बैंड, वो कई बार लेने आ चुका है, ये लिखित में लिखा हुआ है, हम इसको क्या जवाब दें। इसलिए ये कंप्लेंट वो एसएचओ को डाली हुई है कणीना महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है जी। अब इसकी क्या कार्रवाई हुई है वो तो अब पुलिस जाने कैसे क्या किया उन्होंने।
अब उसके बाद लड़की ने हमारे सेक्शन 9 के जवाब में जैसे उसके पास समन गए तो उसने महेंद्रगढ़ कोर्ट में मेंटेनेंस का केस डाल दिया जी। भाई वैसे तो ये आ नहीं रहा तो हम इसको केस डाल लें जी। तो ये हमें खर्चा भी देगा। मतलब मैन उनका मकसद था कि महिला, एक तरफा महिला कानून का दुरुपयोग और उसका मिसयूज करके हम ये लड़के वालों से पैसा ऐठना, पैसे ले लें, पैसा ऐठना जी। भाई या तो वो वैसे समझौता करे, हमें पैसा दे 10-15 लाख रुपए दे दे और समझौता कर ले, या फिर मेंटेनेंस का केस डाल दे झूठा, तो भाई लड़का देगा अपनी कमाई में से जो भी उसका बनता है हिस्सा। अब उसने वहां पे 10,000 का केस डाला हुआ है और HMA 24 केस डाला मेरे सेक्शन 9 के अंगेस्ट में जवाब में। उसमें क्या होता है HMA 24 में कि लड़की अपने वकील का खर्चा भी ले सकती है, उसमें आने जाने का खर्च भी होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी और उसका भरण पोषण भी। तो ये सारे मिसयूज कर रही, झूठे आरोप लगा के। बाकी वो कोर्ट में आएगी जब उसको साबित भी करना पड़ेगा, हम भी, हमारे पास भी प्रूफ है सारी, वो दिखाएंगे कोर्ट में। तो ऐसा नहीं है कि भाई आदमी कोई ऐसे टेंशनों में आके आत्महत्या करने की कोशिश करे। अपना तो मेन मकसद यही है, आपको बताना भी, आपके थ्रू भी समाज को भी, कि भाई कोई भाई किसी में एक घर में एक इकलौता भी होता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है अगर वो मर जाता है सुसाइड करके। हाँ, बिल्कुल देखते हैं, आप देख रहे हैं और डेली न्यूज में देखते रहते हो आप। ऐसे आते हैं कि भाई पत्नी ने किसी के साथ मिलकर, प्रेमी के साथ किसी अपने पति की हत्या करवाई, जहर दे के बच्चों को मार दिया। ये सारी घटनाएं सिर्फ ये राइट्स। दूसरा एक क्या है कि अभी 2 साल पहले अपनी जो गवर्नमेंट थी और अपना जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो 497 एक अधिकार था, मतलब जो सेक्शन था जी, उसमें क्या होता था कि भाई कोई ऐसे अडल्ट्री में हो या किसी के रिलेशनशिप में तो हम उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते। लेकिन अभी कोर्ट ने एक छूट दे दी कि भाई तुम रिलेशनशिप में शादी के बाद भी रह सकते हो। तो वे कहाँ अस्तित्व रह गया शादियों का, जब लड़की शादी के बाद किसी लड़के के साथ रहेगी तो वो 497। मेरा मकसद ये है कि भाई हमारे जो सरकार है उसको भी कहना यही है कि भाई इसको वापस लाया जाए। बिल्कुल 497 को तो घर उजड़े नहीं जितने भी है जी। और अपना घर बसा रहे, कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो आपस में बैठ के घर में सुलह करें और परिवार बसाएं, डिस्कशन करके भाई जिसकी कमी है आपस में दूर की जाए। और ये नहीं कि भाई उस पर झूठे आरोप लगा के केस किया जाए, पैसा इकट्ठा जाए। और दूसरा हमारा मांग है कि भाई सरकार से कि भाई जो जितने भी अधिकार लड़कियों को दे दिए उसमें कुछ ऐसा चेंजमेंट किया जाए कि लड़की झूठे आरोप नहीं लगाएं, क्योंकि इनको भी कुछ ऐसी सजा हो ताकि ये झूठे आरोप नहीं लगाएं। जो जिन लड़कियों की जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है, जिन लड़कियों के साथ ये क्रूरल्टी हो रही है, जो प्रताड़ित है, उनकी भी नहीं सुनी जा रही इनके चक्कर में। जो झूठी औरतें हैं, झूठी लड़कियां केस कर रही है, हाँ हकीकत की कहानी है, उनमें उनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि कोर्ट भी उसको लंबा खींचता है, डेट पे डेट दिए जाते, वो चक्कर काटती रहती है थाने के, कोर्ट के जी। तो हमारा मकसद यही है कि लड़कियां मतलब झूठे आरोप लगा के केस नहीं करें। और दूसरा सरकार से मांग यही है कि भाई आप ये जो दहेज केस जितने भी करे हैं उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाए जी, और उसका पूरा निचोड़ निकाल के और जो सही है उसको सही ठहराए, गलत है उसको गलत, उचित कार्रवाई की जाए। और दूसरा जेंडर न्यूट्रल लॉ को लाया जाए। उसमें क्या होता है भी लड़की का जो अधिकार है वैसे ही लड़के का भी अधिकार हो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि ये मिसयूज नहीं हो पाएंगे जेंडर न्यूट्रल लॉ का। और दूसरा एक पुरुष आयोग अपना इधर इंडिया में नहीं बना हुआ है, भारत में हर एक आयोग बने हुए, महिला आयोग भी है, पक्षियों के लिए भी आयोग है, जो चिट्टियां घूमती है ना उनके लिए भी आयोग है, पेड़ पौधों के लिए भी आयोग है, पुरुष आयोग नहीं है। हम तो अपने जो एनजीओ के थ्रू भी मांग उठा रहे हैं, हमारा आवाज है, फॉर मैन एनजीओ है, उसकी भी हम मीटिंगें रखते हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं कि भाई ये पुरुष आयोग लाया जाए, ताकि थोड़ा बहुत पुरुषों की अगर सुनी जाएगी तो ये महिलाओं के जितने भी मिसयूज वाले अधिकार जो लेके मिसयूज कर रही है ना उनको, उन पे थोड़ा सा रोक लगेगी और लड़कियां झूठे केस नहीं करेंगे। और कोर्टों में जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना कोर्टों का बेवजह, वो भी कम होगा। अपना मेन मकसद यही है। और जो भी भाई है उनकी हम हेल्प करेंगे, इसी तरीके में कानूनी सलाह भी देंगे, हर तरीके की सलाह देंगे अपने एनजीओ के थ्रू भी। मैं पर्सनली भी देता हूँ, मीटिंगों में मीटिंग भी करता हूँ, हर संडे को मीटिंग करता हूँ सभी भाइयों से और उनके केस के बारे में जानकारी लेते हैं जी। तो इससे क्या है कि सारे भाई मोटिवेट होके अब सब जागरूक हो रहे हैं और अब कोई भी भाई ऐसा कदम नहीं उठा रहा सुसाइड। तो जैसे कि आप वाले केस के बारे में बातचीत करते हैं तो पता है फिलहाल वो लड़की का अभी बताते हैं। लड़की की हमने खूब मतलब कोशिश की बात करने की, उसने अपने नंबर सारे बंद कर लिए, एक नंबर पे व्हाट्सएप चलाती थी, तो उस पे मैंने एक बार नए नंबर से उसको ऐसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ब्लॉक मार देती थी। एक बार की बात है, मैं नाइट में ऐसे ही देख रहा था उसको दूसरे नंबर से, तो वो लाइव चल रही थी उसी नंबर पे, ऑनलाइन थी।
तो वो मेरे को देखते देखते मेरे को नींद आ गई, तो उसके जो वीडियो कॉलिंग पे मेरा क्लिक हो गया व्हाट्सएप पे, तो उसके पास कॉल चलेगी, मेरे नए नंबर जो उसके पास थे नहीं जी। अब उसका मेरे को पता नहीं, मैं सो गया था, उसके पास वापस कॉल आया। तो उस लड़की ने क्या था, सीधे यही बोली कि मैं तो भाई दिल्ली में रहती हूँ और आपने मेरे पास फोन क्यों किया। मैं बोला गलती से लग गया, लेकिन ये नंबर तो पायल नाम से मेरे फोन में सेव है, क्योंकि मेरी वाइफ का नाम रितु है और हम घर पे उसको पायल बोलते हैं, उर्फ पायल जी। अब मैंने बोला तो वो लड़की बोली कि तुम तो मेरे को परेशान कर रहे हो। उस दिन तो ये हो गया। नेक्स्ट डे फिर वो रात के 11 बजे ऑनलाइन थी, तो मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की, भाई आप उसको जानते हो तो बताओ। लड़की ने मेरे को धमकी दी कि मैं मेरे पापा से बात कराती हूँ, हालांकि उसके पापा गाँव में रहते हैं, दिल्ली में उसके कोई पापा नहीं रहते हैं, और वो लड़की का कोई अता पता नहीं है कहाँ रह रही, वो दिल्ली में है, कहाँ है, झूठ बोलती है। तो अब वो रात को 11:30 बजे किसी लड़के से बात कराती है, वो लड़का उसका बाप बन के बात करता है कि भाई मैं इसका बाप हूँ, तेरे खिलाफ कल पुलिस थाने जाऊंगा और कंप्लेंट कराऊंगा, और वो पुलिस की धमकी दे रहा था। कौन बात हुई आपकी? उसकी वॉइस कॉल से बात हुई, व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, वो मैं कोर्ट में रखूंगा अभी, जब भी पुलिस में जाना है, कोर्ट में, सभी जगह। अब उसके बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद हमने मतलब कि मैं वो नंबर उसने लड़की ने ब्लॉक कर दिए। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, तो मैंने एक नए नंबर उसके कोई आए, वो जिससे कॉल करती थी अपने कहीं जानकारी में, रिश्तेदारी में कहीं वो कॉल करती थी, वो नंबर मुझे मिले। वो नंबर किसी मुसलमान के लड़के के नंबर थे वो, जिससे वो बात करती थी, मतलब उसका यूज कर रही थी, उसी नंबर का इस्तेमाल कर रही थी, कहीं भी बात करनी होती थी। और उसके पास जो खुद के नंबर है, नए नंबर, वो किसी को देती नहीं है, ताकि भाई उसके घर वाले भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, ढूंढने की कोशिश करे, तो वो नंबर नहीं देती थी। वो नए नंबर से बात करी उसने। अब वो मेरे पास नंबर आए थे, मैंने उस नंबर से बातचीत करने की कोशिश की, इसलिए कि भाई उसको समझाने की, लड़की को समझाने की, भाई तुम ऐसा मतलब झूठे आरोप लगा के वो मत करो, तेरा घर है, आ यहाँ पे घर पे रहे, और जो भी कोई गलती सलती हुई है वो गलती माफ करके अपने अपने घर आ जा। अब वो थे नंबर किसी लड़के के जी। अब वो नंबर से मैं बातचीत कर रहा था व्हाट्सएप पे, तो वो भाई की कॉल आई, वॉइस कॉल। तो उसने मेरे से बातचीत की, भाई मैं तो संगरूर पंजाब से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो नंबर थे भाई साहब दिल्ली के नंबर थे। कोड से पता लग जाता है, नंबर आगे डिजिट आती है, कहाँ की लोकेशन के नंबर है। तो मैंने वो पता कर लिया। अब वो भाई ने क्या किया, मैंने उसको फोटो भेजी मेरी वाइफ की, भाई इसको जानता है क्या, तेरे इस फोन यूज हुआ है इस नंबर से। अब उसके बाद वो बंदे ने मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए। एट ए टाइम मैं मेरी वाइफ को भी देख रहा था, वो ऑनलाइन चल रही थी उसके नंबर पे भी। क्या होता है कि भाई अपने जो नंबर, किसी के पास नए नंबर नहीं होते हैं और उसके नंबर अपने पास सेव है, तो अपने को पता लग जाता है इसने ब्लॉक किया है नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कोई स्टेटस लिखते हैं वो भी पता लग जाता है। और अगर ब्लॉक कर देता है बंदा तो स्टेटस गायब हो जाता है, लाइव ऑनलाइन आता है वो भी नहीं पता चलता। अब वो चीजें नेक्स्ट 2-3 सेकंड के बाद मेरी वाइफ ने भी वो नंबर ब्लॉक कर दिए। अब मेरे को डाउट ये कि वो दोनों एक जगह ही थे, ठीक है, रात को, क्योंकि 1-2 सेकंड में तो वो बात करेगा, फोन पे बताएगा ये नंबर ऐसे है ये थे। अब उस भाई को ब्लॉक कर दिया, मेरी वाइफ ने ब्लॉक कर दिया, मुझे फुल डाउट हो गया उसकी एक्टिविटी से। अब मैंने लेट नाइट हो गया था तो उसके पास कॉल नहीं किया, मैंने सुबह मॉर्निंग में 8 बजे उस भाई के पास कॉल किया, मेरे जो पर्सनल नंबर है इससे। लड़के ने फोन नहीं उठाया, 2 बार कॉल किया, फिर लड़के का वापस कॉल आया क्योंकि नए नंबर था इसलिए। अब उसने, मैंने पूछा भाई रात को आपसे बात हुई थी, आपने मना कर दिया था, लेकिन आप जानते हो, तो फिर उसने मेरे को ये बोला कि भाई मैं थोड़ी देर में लड़की से ही बात करा दूंगा, मेरा फोन कट कर दिया, उसकी रिकॉर्डिंग हुई मेरे पास। अब मैं उसका वेट करता रहा, भाई का फोन आएगा नहीं आया फोन। मैंने 1 घंटे बाद उस भाई को फोन किया, भाई बात नहीं कराई आपने मेरी वाइफ से। अब वो बोला मैंने कब कहा था आपको, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग, उसने बोला, उसने मना कर दिया, साहब भाई मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ और मेरे पास फोन नहीं। बात घुमा दी। फिर मैंने उसको डेट बताई कि भाई इतनी डेट को इतने बजे तेरे फोन से फोन कॉल हुई है। अब उसके बाद भाई ने बोला कि भाई मेरे फोन से देखूंगा, चेक करूंगा हुई है कि नहीं हुई है। अब उस भाई का 1 घंटे बाद फिर मेरे पास वापस कॉल आता है, तब तक उन्होंने डिस्कस किया आपस में क्या बहाना लगाएं इसको बताने के लिए, वाइफ ने भी मेरी ने और उस लड़के ने भी। अब वो डिस्कशन के बाद उसका फोन आया तो भाई ने झूठ बोला कि मुझे ये लड़की दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मिली थी और 19 मई को शाम को 6 बजे। मैं बोला भाई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कौन सा रेलवे स्टेशन है, कई रेलवे स्टेशन है, कोई तो नाम होगा, भाई पालम है, सराय रोला है, मैन जंक्शन भी है, पुरानी दिल्ली नई दिल्ली। भाई कंफ्यूज हो गया, वो बोला नहीं जो मैन जंक्शन है उसी पे मिली थी। मैं बोला भाई ठीक बात है आपकी, वहाँ मिली होगी। फिर मैं बोला कि भाई लॉकडाउन था, कोई लोकल ट्रेन तो चल ही नहीं रही थी, किसमें जा रहे थे तुम? बोला मेरा रिजर्वेशन था और मैं जयपुर जा रहा था, मुझे बांदी को ही उतरना था, मेरे बॉस का
प्रमोशन भी आता था, मैं उसको बधाई देने जा रहा था और उस टाइम सब कुछ बंद था, वो वहाँ साफ झूठ बोल रहा था जी। फिर मैंने कहा भाई इसके साथ लड़की के साथ कौन कौन था, बोले एक लड़की और थी और इसका फोन बंद हो गया था, इसने मेरा फोन मांगा, बोले कि मैंने कहीं अर्जेंट कॉल करनी है और आपका फोन दो। तब इसने कॉल किया और मेरे से दूर जाके बात करी। अब मैं बोला भाई ठीक है, तू तेरी जगह सही है ना, तो मुझे तेरा रिजर्वेशन का टिकट भेज दे। जी। भाई मैसेज भी आता है, हम ऑनलाइन बुक करते हैं तो टिकट फोन पे भी आता है, मेल आईडी पे भी जाता है। तो भाई उसमें कंफ्यूज हो गया, बोला ठीक है मैं टिकट ढूंढ के भेज दूंगा। 3 बजे का नाम लिया उसने शाम को। अब मैं 4 बजे कॉल किया, 3 बजे का वेट करके, तो भाई का फोन किसी और भाई ने उठाया और वो सीधे धमकी दे रहा था, तू कहाँ से बात कर रहा है, तेरे को वहां से उठवा दूंगा। आज धमकी दी? हाँ धमकी दी उस भाई ने, बोला जी। मैं पुलिस वालों को भेज रहा हूँ तेरे खिलाफ और गुंडे भी भेज रहा हूँ और उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास जी। और उनके खिलाफ भी मैं कार्रवाई के लिए मैंने डाल दी है कंप्लेंट। फिर जी। उसने बात करते करते उस भाई ने एक पुलिस वाले को मेरे नंबर दिए, मेरे को सुनाते हुए लाउड स्पीकर करके दूसरे फोन से। अब मेरा फोन कटा और उस पुलिस वाले भाई का फोन आया और उस भाई का नाम बता देता हूँ, नरेंद्र नाम है, भिवानी पुलिस लाइन से। और मैंने उसकी पूरी डिटेल चेक करवा ली उस भाई की। वो भाई भी धमकी दे रहा था पुलिस वाला कि भाई तू इनको क्यों बार बार परेशान कर रहा है, तेरे को मतलब कि भाई पुलिस के थ्रू कार्रवाई करवा देंगे ये सब। तो उसके बाद वो बोला कि भाई तेरी सच्ची बात है तो मैं इस भाई से बात करूंगा, तेरे पास फोन करूंगा 10 मिनट बाद। अब वो भाई ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, पुलिस वाले भाई ने कोई जवाब नहीं दिया उसने। जी। ठीक है, अब वो समझ गया कि भाई ये कोई भी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि झूठी कहानियां तो कौन वो करेगा। और यानी पुलिस वालों को भी मैं और वकीलों को भी ये कहना चाहता हूँ, भाई ये जो भी ऐसे है लड़कियों का और ऐसे झूठे आरोप लगा के जो लड़कियां काम कर रही है, जो लड़के कर रहे हैं, इनका साथ ना दिया जाए। क्योंकि तुम भी भाई नौकरी किस तरीके से लगे हो तो ये आपकी नौकरी पे बात आ सकती है। एक दिन आप घर बैठ जाओगे, नौकरी से सस्पेंड हो जाओगे। क्योंकि आज सभी भाई जागरूक हो चुके हैं, तो आपको कार्रवाई होगी आपके खिलाफ, सारी कानूनी कार्रवाई होगी। तो ऐसा साथ ना दिया जाए, मेरा कहना यही है। अब क्या कुछ कार्रवाई चल रही है अब के बारे में बताइए, क्या कुछ अब कार्रवाई चल जी रही है? मैंने आगे क्या है कि उसके जो केस चल रहे हैं तो उस पे तो डेट लगेगी, जिस हिसाब से कोर्ट डेट दे रहा है, जो भी टाइम प्रोसीडिंग है तो उसकी वो कोर्ट की वो तो कानूनी कार्रवाई जो होगी उसका तो हम पूरा साथ देंगे जी। हर डेट पे कोर्ट भी जाऊंगा, हर डेट पे हर सबूत के साथ साबित भी करूंगा जी। सारी चीजें उसकी। और उसके बाद अभी मैंने ये जो नंबर आए थे, वो जो मुसलमान का लड़का है उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट डाल दी है और लड़की के खिलाफ भी डाल दी है, ये सारी कंप्लेंट डाल दी है। उसके बाद हमने ये जो लड़के का पता चला ऐसे ऐसी बातें हैं, तो हमने उनके घर पे बातचीत करने की कोशिश की, उसके जो ताऊजी है जी। क्योंकि सारे करता धरता वही थे सगाई से लेके शादी तक। उसके पापा तो ड्रिंकर है तो इतना वो कुछ नहीं किया उसने। अब उससे बात करी तो बोला भाई हम बात करेंगे इसके लड़के से और इसके जो लड़की का भाई है उससे और इसके पापा से। अब उन्होंने बात करी या ना करी, मैंने तो खुद कोशिश उसके भाई के फोन पे फोन करके 4-5 बार कॉल किया तो उन्होंने एक बार उठाया। तो लड़की का बाप भी मुझे धमकी दे रहा था कि भाई तेरे को यहाँ मतलब तेरी बहन को यहाँ बैठा जा और तुम्हारे जो खर्चा लगा है वो ले जाना। मतलब मेरी बहन के बारे में गलत बोल रहा है वो, उसका बाप, मतलब लड़की का बाप। हाँ फिर उसने फोन कट कर दिया, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। दूसरा उसके बाद लड़की का जो भाई है मैंने कॉल किया ये बात कहने के बाद, भाई क्यों बोला तुमने ये बात, तो लड़की के भाई ने सीधे फोन उठाया और धमकी दी कि तेरे को वहां आके छेद जाएंगे, मार जाएंगे। वो अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में बोला कि तेरे का मुंह छेद जाएंगे। तो इनको सबको बोल रहा हूँ भाई तुम में जितनी भी कुछ हो सारा कर लेना। और हम ये तो इनकी सारों की कंप्लेंट कर दी है, थाने में डाल दी है। अब पुलिस जिस हिसाब से कार्रवाई करेगी ठीक है, नहीं भी करेगी तो इनकी सूचना मैंने एसपी ऑफिस जो हमारा लगता है भिवाड़ी एसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस जयपुर है वहाँ भी भेज दी है कंप्लेंट। मानवाधिकार एनएचआरओ का भी मैं मेंबर हूँ, वहाँ भी भेज दी है, जो मानवाधिकार के लिए जो भी काम कर रही है वो बना हुआ है। और दूसरा सीएम ऑफिस और पीएम ऑफिस जो भी अपना ऑफिस है सब पे मैंने एप्लीकेशन भेज दिया है। कहीं भी तरीके से अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं कोर्ट के 156(3) से कार्रवाई करूंगा इनकी सबके खिलाफ, लड़की के खिलाफ भी जो षड्यंत्र रच रही है। क्योंकि आजकल आप घटना देख रहे हैं कि किसी प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी है, आप अखबारों में आ रहे हैं। क्योंकि मुझे इस चीज का वो है डाउट है, क्योंकि वो षड्यंत्र रच रहे हैं। इसमें सारे इन्वॉल्व है लड़की की मौसी जिसका नाम तारावती है, लड़की के जो मामा है कपूरचंद है उसका पूरा हाथ है, उसके नाना है फूलचंद उसका भी पूरा हाथ है। और अब तो हमें इसकी फैमिली वालों पे भी डाउट हो गया है, जो मुझे धमकियां दे रहे हैं। उसका लड़की का भाई है परवीन उर्फ गुल्लू, लड़की के पापा है प्रेमचंद,
जिसको मिट्ठन बोलते हैं गांव में, वो है, और लड़की के छोटे भाई है प्रदीप, जिसको लिल्लू बोलते हैं गांव में। तो इन सब के खिलाफ मैंने कर दी है। दूसरा वो जो नंबर मिले थे उस भाई के खिलाफ भी, जो मुझे धमकी दे रहा है, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज की है। और दूसरा वो पुलिस वाले भाई के खिलाफ भी कंप्लेंट हो गई है। ठीक है, तो वही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी।